हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टोक्स लॉ के बारे में। फिर उसके बाद में हम समझेंगे हमारी टर्मिनल यानी कि क्रांतिक वेलोसिटी क्या होती है। तो वन बाय वन दोनों को ही देख लेते हैं। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर फ्रिक्शन और विस्कोसिटी के बारे में तो स्टडी किया ही है। और हमने वहाँ देखा है कि हमारा कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है, जब मोशन करने का प्रयास करता है तो दूसरा सॉलिड मटेरियल है उस पर एक फोर्स लगाता है। और किस डायरेक्शन में लगाता है? हमारा जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और ये जो फोर्स लगा रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से हमने देखा है लिक्विड के अंदर कि हमारी कोई भी एक लिक्विड की लेयर है, वो मोशन करने का प्रयास करती है तो उसके ऊपर और नीचे वाली लेयर है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स लगाती है। तो वहां पर हमारी विस्कोसिटी वर्क करती है। क्या करती है? वर्क विस्कोसिटी। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो वर्क करेगा इन्हीं दो सॉलिड मटेरियल के बीच में, जबकि हमारी जो विस्कोसिटी है वो कहाँ वर्क करेगी? इन्हीं दो फ्लूइड के बीच में, इन्हीं दो फ्लूइड के बीच में। अगर दोस्तों क्या हो कि हमारा सॉलिड मटेरियल और हमारा जो फ्लूइड है वो दोनों एक दूसरे के साथ में मोशन करें, तो उस कंडीशन में हमारा सॉलिड और फ्लूइड के बीच में इस तरह का फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, उन सब के बारे में हमें स्टोक्स का लॉ है वो समझाता है ना। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हमारा जो फ्लूइड और सॉलिड है उसमें तो दो तरह से मोशन हो सकता है। पहला तरीके का अपना जो मोशन होगा उसके अंदर हमारा जो सॉलिड मटेरियल है, जैसे कोई भी मान लीजिए बोट है, वो पानी के ऊपर तैर रही है ना। और सेकंड टाइप का जो हमारा जो मोशन है उसके अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर तैर रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमारी कोई पनडुब्बी है। ठीक है। तो क्या दोनों ही कंडीशन के अंदर एक ही तरह के फोर्स लगेंगे? तो हम यहाँ देखते हैं कि जब हमारी बोट है पानी के ऊपर तैरती है तो यहाँ क्या होता है कि बोट की जो एक लेयर है वो सिर्फ कांटेक्ट में आ रही है पानी की दूसरी लेयर के साथ में। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो हमारा किस प्रकार का होगा? विस्कोसिटी वाला। कौन सा होगा? विस्कोसिटी वाला। जबकि अगर हमारी जो पनडुब्बी है वो पानी के अंदर तैर रही है किसी वेलोसिटी v के साथ, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ वाला जो फ्लूइड है, यहाँ वाला जो फ्लूइड है वो इस पनडुब्बी पर एक फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसकी वेलोसिटी के अगेंस्ट के अंदर, वो फोर्स हमें बताएगा स्टोक्स लॉ। तो दोस्तों जब हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा जो फ्लूइड है उसकी सरफेस पर अगर मोशन कर रहा है तो उस पर हमारा लगेगा विस्कोस फोर्स, और उसकी वैल्यू बराबर होती है माइनस एटा ए डी वी अपॉन डी वाई, है ना। इसको हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है। जबकि अगर हमारा ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मोशन करे तो उस कंडीशन के अंदर उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना होगा? तो इसको समझने के लिए एक बार आप साइड में चलने वाली वीडियो को ध्यान से देखिए। तो हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के इनसाइड अगर मोशन करे तो सबसे पहले डिपेंड करेगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप क्या है। यानी कि वो स्फेरिकल शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, या अपना जैसे अपना जो ये पनडुब्बी है उसकी तरह कोई रैंडम शेप रख रहा है। उसकी शेप पे डिपेंड करता है और उसके साइज पे डिपेंड करता है। यानी साइज उसका स्मॉल है, लार्ज है, मीडियम है, कैसा उसका साइज है उस पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा किस पे डिपेंड करेगा? हम कहेंगे भाई हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है। यानी कि इस वेलोसिटी के साथ वो आगे की तरफ जा रहा है, उस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। इसके अलावा किस पे डिपेंड करेगा? हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पानी में तैर रहा है, ग्लिसरीन में तैर रहा है, किसी शहद में तैर रहा है, यानी कि हमारा जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि ईटा पे डिपेंड कर रहा है। तो इन तीनों चीज़ों के आधार पर हम देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर पीछे की तरफ कितना फोर्स यहाँ लगेगा। तो अब आप कहेंगे कि भाई हमारे जैसे विस्कोस फोर्स है, जब हमारा ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैर रहा है तो हमने एक फिक्स फॉर्मूला यहाँ दे दिया, माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी वाई। ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई है। परंतु जब हमारा ऑब्जेक्ट फ्लूइड के इनसाइड अगर मोशन कर रहा है तो वो डिपेंड कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के शेप पर। यानी कि अलग अलग शेप के जो ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए हमारा जो विस्कोस फोर्स है उसकी वैल्यू भी अलग अलग होगी, है ना। अब दोस्तों इतनी सारी शेप के लिए अपना जो विस्कोस फोर्स है वो फाइंड करना आसान तो है नहीं। इसलिए हमारे जो स्टोक्स हैं उन्होंने थोड़ा सा दिमाग चलाया और उन्होंने क्या किया, कोई एक स्फीयर लिया। ठीक है। और इस स्फीयर शेप वाले ऑब्जेक्ट को पानी में उसका क्या मोशन रहता है उसको स्टडी किया, और उसके आधार पर उन्होंने देखा कि उस पर जो लगने वाला जो विस्कोस फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है। अब दोस्तों मान लेते हैं कोई एक स्फीयर है जो किसी लिक्विड में मोशन कर रहा है।
तो इस पर लगने वाला जो फ़ोर्स है वो किस-किस पे डिपेंड करेगा? तो आप कहेंगे भई हमारा जो स्फीयर है उसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो विस्कोस फ़ोर्स है वो डिपेंड करता है साइज़ पर, यानी कि रेडियस कम है, ज़्यादा है, बहुत बड़ी है, कितनी है? तो यानी कि सबसे पहले तो डिपेंड करेगा रेडियस पर। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा? हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है, उस पे डिपेंड करेगा। थर्ड किस पे डिपेंड करेगा? हमारा जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी कोएफ़िशिएंट पर, है ना? क्योंकि ईटा का मान क्या रहने वाला है, उस पे डिपेंड करेगा। तो इन तीनों चीज़ों के आधार पर इस ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला जो फ़ोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी? F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है? तो इतना विस्कोस फ़ोर्स हमारे उस ऑब्जेक्ट पर लगेगा। ठीक है? और इस विस्कोस फ़ोर्स की डायरेक्शन कौन-सी होगी? जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसके अपोज़िट डायरेक्शन में लगेगी। यानी कि एफवी इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। दोस्तों नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में, यानी कि क्रांतिक वेग के बारे में। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास डेंसिटी हमें दे रखी है रो, और हमारा जो लिक्विड है उसकी जो मास डेंसिटी है वो मान लेते हैं सिग्मा। ठीक है? जब इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड में गिराया जाता है तो हमारे इस ऑब्जेक्ट के मास की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना? अब देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में गिरता है या किसी भी फ्लूइड में गिरता है, तो उस पर ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। उत्प्लावक बल के बारे में तो हमने स्टडी किया ही है। तो एक इस पर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। और दोस्तों यहाँ जो ये अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो हमने पढ़ा है उत्प्लावक बल किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है हमारे इस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के, हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, और हमारा जो लिक्विड है उसकी मास डेंसिटी की, सिग्मा वीजी के बराबर होगा। ठीक है? और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम किसके बराबर है? तो मान लेते हैं हमारा इस ऑब्जेक्ट की रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो यहाँ इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास में आ गया 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। ठीक है? अब ये ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ मोशन करेगा, तो इस पर एक विस्कोस फोर्स भी लगेगा, घर्षण बल भी लगेगा, क्योंकि इतनी आसानी के साथ तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा नहीं, विस्कोस फोर्स लगेगा ना। जितना ज़्यादा हमारा लिक्विड गाढ़ा होगा, उतना ही इस ऑब्जेक्ट को नीचे जाने में दिक्कत आएगी। अब पानी में डालोगे, आसानी से चला जाएगा, शहद में डालेंगे तो बड़ा ही मुश्किल से जाएगा, क्योंकि हमारे जैसे-जैसे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ती जाती है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे ही हमारे इस ऑब्जेक्ट को मोशन करने में परेशानी आएगी। ठीक है? और विस्कोस फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा। और इस विस्कोस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? 6 पाई नीटा आर वी के बराबर। अब दोस्तों अगर इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर हम इसके मोशन को समझें, हम क्या देखते हैं कि हमारे इस ऑब्जेक्ट पर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है हमारा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके अलावा हमारा जो एफ थ्रस्ट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा जो विस्कोस फोर्स है वो भी लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एफ पी। परंतु हमारा ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, किसी ए एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए किसी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो उस कंडीशन में हम जब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे? एफ नेट इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? एम जी माइनस ऑफ एफ थ्रस्ट माइनस ऑफ एफ वी के बराबर। ठीक है? परंतु एक समय एक ऐसा आएगा जब हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्सीलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हमारे इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, है ना? तो जिस समय पर हमारे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक वेग बोलते हैं। तो ज़रा मुझे बताइए, जब हमारे इस ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे इस ऑब्जेक्ट की इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? आप कहेंगे उस कंडीशन में हमारा लेफ्ट साइड में 0 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन तो 0 है। तो आप क्या कहेंगे? mg माइनस एफ थ्रस्ट माइनस एफ वी। तो इन सभी को हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? mg इक्वल्स टू एफ थ्रस्ट प्लस एफ वी। तो इन सभी की वैल्यू जब हम यहाँ रखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखिए मास किसके बराबर है? तो देखिए वॉल्यूम इसका है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी मास डेंसिटी हमें दे रखी है रो, साथ में आएगा जी इक्वल्स टू, अब अपना अपथ्रस्ट की वैल्यू कितनी है? तो हम कहेंगे सिग्मा वी जी के बराबर है। सिग्मा वी की वैल्यू रखी 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में जी आ जाएगा प्लस, अब अपनी एफ वी है उसकी वैल्यू रखी, तो ये अपना हो गया 6 पाई ईटा आर वी। दोस्तों इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना हमें। यहाँ पर जो v है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, जबकि यहाँ जो v है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूँ, ठीक है ना?
इन सभी की वैल्यू रखिए, जो कटता है उसको काटते हैं। तो क्या क्या कट रहा है भाई यहाँ? तो आप कहेंगे भाई 4/3 है, इसको काट देते हैं। तो देखिए ये यहाँ से कटेगा और इस वाली टर्म को हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पाई से भी कैंसिल कर सकते हैं, पाई से कैंसिल किया। इसके अलावा आर क्यू है, उससे भी कैंसिल कीजिए, तो यहाँ अपना आ जाएगा आर स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा रो जी इक्वल्स टू सिग्मा जी प्लस हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 3 × 6/4, साथ में आ जाएगा इटा वी अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ भी कट रहा है, यहाँ आएगा 3, नीचे आएगा 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए जी कॉमन लिया, रो माइनस सिग्मा, और साथ में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा अपने पास में, देखिए आर स्क्वायर लिखिएगा, फिर आ जाएगा 9 ईटा, और ये सारा वैल्यू आ गया वी के बराबर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी की, इसकी क्रांतिक वेग की, टर्मिनल वेलोसिटी। और ये वैल्यू किसके लिए फाइंड की हम लोगों ने, किसी स्फीयर के लिए की है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है हमेशा किसी स्फेरिकल शेप वाले ऑब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई होगा। किसी भी और तरह की शेप रहेगी उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई दो समान आकार की बारिश की बूंदें हैं जिनकी एक टर्मिनल वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है वी डैश, नीचे की तरफ गिर रही है। अब यदि इन दोनों बूंदों को मिला दिया जाए तो उनसे बनी बूंद की टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास में कोई भी दो बूंदे हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस मान लेते हैं r1 डैश है, r डैश मान लेते हैं, और इनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है v डैश। अब इन दोनों से मिलकर एक नई बूंद हमारे पास में आती है, ये मान लेते हैं एक नई बूंद हमारे पास में आ रही है, और इस नई बूंद की जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं v है, जो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी है वो अपनों ने मान ली v है, और इसकी जो रेडियस है वो मान लेते हैं r है। तो जरा बताइए क्या होगा। देखिए स्टार्टिंग में इन दोनों बूंद का जो वॉल्यूम है वो कितना है, आप कहेंगे 4/3 पाई आर डैश क्यूब के बराबर। अब दोस्तों इस नई बूंद का वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, है ना। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इन दोनों बूंदों के जो वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर डैश क्यूब के बराबर होगा, होगा ना। तो बोथ साइड जो करता है उसको काटते हैं, तो आप कहेंगे 4/3 पाई है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आर और आर डैश के अंदर क्या रिलेशन आएगा, तो आप कहेंगे आर इक्वल टू आएगा 2⁻⁴ और साथ में आएगा आर डैश। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो दोस्तों स्टार्टिंग में हमारी जो ड्रॉप थी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर थी, वी डैश के बराबर थी, यानी कि 2/9 यहाँ पर आर डैश स्क्वायर ईटा, और साथ में आ जाएगा जी रो माइनस सिग्मा, सॉरी। अब इन दोनों को मिलाकर जो नई बूंद हमारे पास में आई है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, ये हमारी है v इक्वल्स टू 2/9, इसकी रेडियस कितनी है r है, यानी कि आर स्क्वायर बाई ईटा जी रो माइनस सिग्मा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो साइड के अंदर जो एयर है, एयर की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, हमारा इस ड्रॉप है जो पहले मटेरियल से बना था उसी मटेरियल से बाद में बना, तो उसकी डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ से इस आर की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो हमारे पास में इस नई बूंद की वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल्स टू 2/9, यहाँ से जी रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा ये सेम रहेगा, आर स्क्वायर की जगह हमारा क्या आ जाएगा 2⁻⁴ आर डैश और उसका स्क्वायर के बराबर। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा v इक्वल्स टू 2⁻2/3, और यहाँ पर सेम रहेगा 2/9 आर डैश स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा अपना जीरो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। तो आप देख रहे हैं ये वाली जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, यहाँ पर हमारी जो वी डैश की वैल्यू आई थी उसके बराबर है। तो इसको जब रखेंगे तो हमारा वी और वी डैश में क्या रिलेशन आ जाएगा 2⁻2/3 वी डैश। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।